हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना अपन लोग सरफेस केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे 5 मिनट के अंदर। ये चैप्टर भी जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन होता क्या है? बेसिकली दो चीज़ होती है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तब होता है जब आपका कोई भी मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के बल्क तक चले जाता है, लेकिन एड्जॉर्प्शन में एक मॉलिक्यूलर स्पीशीज दूसरी मॉलिक्यूलर स्पीशीज के सरफेस पे रहती है, तो उसको हम लोग एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। दो चीज़ होती है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। जिस पे एड्जॉर्ब होता है उसको एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, और जो एड्जॉर्ब हो रहा है वो एड्जॉर्बेट होता है। इसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और स्पॉन्टेनियस तब होगा जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस से बड़ा होगा। और अगर किसी स्पीशीज में एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा होगा तो उसको हम लोग सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक फिजिजॉर्प्शन, एक केमिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन में वीक वैंडरवाल फोर्स होता है। केमिजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। यहाँ पे लो एंथैल्पी होती है, यहाँ पे हाई एंथैल्पी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रिवर्सिबल होता है फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। और ये यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है, यहाँ पे मल्टीमोलिकुलर लेयर बनती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर आती है फैक्टर्स। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा एरिया मिलेगा उसको एड्जॉर्ब होने के लिए, तो सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एड्जॉर्बेट पे भी डिपेंड करता है, आपका जो गैस होगा वो जितनी ईजिली लिक्विफाई होगी उतना ज़्यादा उसका एड्जॉर्ब होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट पे भी डिपेंड करता है। प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ेगा तो आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और टेम्परेचर पे दोनों अलग अलग तरीके से डिपेंड करते हैं, मतलब फिजिक्स ऑप्शन में टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, केमिज ऑप्शन में पहले इंक्रीज होता है, फिर एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचता है और फिर डिक्रीज होता है। तो ये टेम्परेचर वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं। फिर आता है अपना फ्रेंडली आइसोथर्म। ये बेसिकली अपने को बताता है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी है वो प्रेशर के साथ कैसे चेंज होती है गैस के लिए। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी पावर वन बाई एन, वेयर एक्स बाई एम इज द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड इन योर एब्जॉर्बेंट। तो इसको जब मैं लॉग में कन्वर्ट करूँगा तो वो स्टेप से बनता है। तो यहाँ पे मेरा जो इंटरसेप्ट होता है वो होता है लॉग के, और स्लोप होता है वन बाई एन। यहाँ पे के और एन कॉन्स्टेंट होता है। तो जब वन बाई एन जीरो होगा तब कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जब इस जीरो से वन के बीच में होगा तब नॉर्मल बोलते हैं। और वन बाई एन इक्वल टू वन मतलब ये वाली लाइन जो लीनियर रिलेशनशिप होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी जेईएमएस में डायरेक्टली सवाल आया हुआ है, तो उसको भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर आता है कैटेलिसिस। कैटेलिसिस अपने को पता ही है, कैटेलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है या कम कर देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट को इंक्रीज करते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट को डिक्रीज करते हैं। तो जैसे कि V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। H2O2 वो जब मैं H2 और O2 में डिसोशिएट करता हूँ तो H3PO4 नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। फिर दो चीज़ और आती है, प्रोमोटर्स और पॉइजन। अब प्रोमोटर्स और पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। जो इंक्रीज करते हैं दे आर प्रमोटर्स लाइक मोलिबिडनम। और पॉइजन जैसे कि BaSO4, जब मैं अल्काइन का रिडक्शन करता हूँ तो वो अल्केन तक नहीं जाता, लेकिन अगर उसको अल्कीन तक ही रोकना है मेरे को, तो फिर मैं BaSO4 को यूज़ करता हूँ, जो कि मेरी कैटेलिस्ट की टेंडेंसी को कम कर देते हैं। आगे चलते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वही जिनका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जब सेम फेस में होंगे तो होमोजीनियस, अलग अलग फेस में होंगे तो हेट्रोजीनियस। जैसे कि यहाँ पे SO2 से SO3 बनेगी तो NO हम लोग यूज़ करेंगे तीनों ही गैसेस फेस में। यहाँ पे जब मैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 को यूज़ करता हूँ, दैट इज़ हेट्रोजीनियस। फिर आती है कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले से बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, मतलब जो आपके कैटलिस्ट होते हैं वो, अगर आपकी सेम रिएक्टेंस है लेकिन कैटलिस्ट अलग अलग है तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो वेरी सिलेक्टिव होते हैं ये बहुत ज़्यादा। और शेप सिलेक्टिव होते हैं। शेप सिलेक्टिव मतलब कैटलिस्ट के शेप पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जियोलाइट जो होते हैं ये भी शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, और ये एल्कोहल्स को गैसोलीन में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है। और ग्रुप 7 से 9 के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं वो वाले जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, तो उसको भी ध्यान रखना। फिर यही कैटलिस्ट जब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देखते हैं तो उसको एंजाइम बोलते हैं। ये सारे ही एंजाइम्स, इन्वर्टेज, डायस्टेज, जाइमेज, यूरिएज, पेप्सिन, माल्टेज, ट्रिप्सिन और लैक्टोबैसिली, इन सब पे जेईएमएस में सवाल आ चुका है कि इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसको अच्छे से याद कर लेना। बाकी एंजाइम कैसे काम करते हैं, दे फॉलो अ लॉक इन की मैकेनिज्म। आगे चलते हैं। फिर आता है कोलॉइड्स। बेसिकली कोलॉइड क्या होता है, एक हेट्रोजेनियस सिस्टम होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स अलग अलग जगह स्प्रेड रहते हैं जिसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं।
और जिसके अंदर स्प्रेड होते हैं उसको हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, तो उसको हम लोग कोलॉइड्स बोलते हैं। कोलॉइड्स बेसिकली तीन चीज़ से अपन इसको अलग अलग कर सकते हैं, एक फिजिकल स्टेट, एक इंटरेक्शन और एक पार्टिकल टाइप। इंटरेक्शन की बेसिस पर दो टाइप के होते हैं, लियोफिलिक और लियोफोबिक। लियोफिलिक वो होते हैं जहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के बीच में एफिनिटी होती है, और जब एफिनिटी नहीं होती तो उसको हम लोग फोबिक बोलते हैं। और इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता, इसमें टिंडल इफेक्ट होता है। इनमें चार्ज होता नहीं है या बहुत कम होता है, और इनके केस में दे कैरी चार्ज। इनके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको बोल देंगे ये एग्जांपल है तो ये कौन सा कोलॉइड है, लियोफिलिक या लियोफोबिक, तो ये अपने को पता होना चाहिए। फिर फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इनका सेपरेशन होता है। ये टेबल सीधे एनसीईआरटी से उठाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे भी जेईई मेंस में कई बार सवाल आया हुआ है। फिर आपको ये दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन सा सोल है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। फिर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स बेसिकली हाइड्रोलिसिस से बनता है। FeCl3 को जब मैं H2O के साथ रिएक्ट कराता हूँ तब FeOH3 का कोलॉइड बनता है। फिर AS2S3 की सोल प्रिपरेशन, इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों मेजरली इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और एक्चुअली इनकी रिएक्शंस तो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनकी रिएक्शंस पर डायरेक्ट सवाल जेईएमएस में आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला गोल्ड प्रिपरेशन, जिसको हम लोग AuCl3 को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं तब गोल्ड का कोलॉइड बनता है। इस पर जेईई मेंस में डायरेक्टली सवाल आ चुका है कि इसमें हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ करते हैं और अपना जो प्रोडक्ट बनता है डेट इज़ कोलॉइडल गोल्ड। सो ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पेप्टाइजेशन प्रोसेस होता है। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, हम लोग जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम लोग कोलॉइड्स में कन्वर्ट करते हैं एक पेप्टाइजिंग एजेंट को डाल के। पेप्टाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या होता है, जो आपका प्रेसिपिटेट होता है उसको ब्रेक करने में मदद करता है। कि FeOH3 का सोल है तो उसमें हम लोग जो FeCl3 का सॉल्यूशन डालेंगे तो FeOH3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो पेप्टाइजेशन वाला प्रोसेस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक और आता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दो मेटल की इलेक्ट्रोड्स होती है इसमें, और उन मेटल की इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम लोग एक इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हैं। तो उस हीट के कारण पहले तो मेटल वेपराइज होता है, फिर कंडेंस होता है। इस मेथड को हम लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड बोलते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इससे बहुत ही प्योर सोल बनता है, और ये भी जेईई मेंस में पूछा हुआ है। तो बेसिकली ये प्रीशियस मेटल के सोल्स बनाने में काम आता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड ऑल दोस काइंड ऑफ द स्टफ। फिर अपन लोग आगे चलते हैं। फिर आती है कोलॉइडल प्रॉपर्टीज। इनसे भी बहुत डायरेक्ट सवाल आ चुका है जेईई मेंस में। सबसे पहले टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो आपके कोलॉइड्स होते हैं दे शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज बेसिकली डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और ये तभी होता है जब आपका जो पार्टिकल का डायमीटर है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास होता है, तब वो लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं, इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। फिर ब्राउनिंग मोशन अपने को पता है, जो रैंडम मोशन होता है। और सरफेस चार्ज, दीज कोलॉइड्स कैरी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज भी कैरी करते हैं। फिर होता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन वही जो अपन लोग ब्लड में पढ़ते हैं, अपना कोलॉइड्स का अपन लोग प्रेसिपिटेट करवाते हैं उनको बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी के बेसिस पे एक हार्डी स्कूल्स रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, विच सेज दैट कोएगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जितना ज़्यादा आपका चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आपकी कोएगुलेशन पावर होगी। इसमें एक गोल्ड नंबर का कॉन्सेप्ट आता है कि एक बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड डालता हूँ मैं, जो कि आपके जिस कोलॉइड को आपको प्रोटेक्ट करना है उसके चारों तरफ कवर कर लेता है उसको, ताकि उसका कोएगुलेशन ना हो। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड मिलीग्राम्स में needed to prevent coagulation of 10 ml of gold sol by 1 ml of 10% NaCl। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी जेईई में पूछा हुआ है कई बार। फिर कोएगुलेटिंग वैल्यू, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीडेड टू कॉज कोएगुलेशन, मतलब जिस जो इलेक्ट्रोलाइट में डाल के कोएगुलेट करवा रहा हूँ उसका कितना कंसंट्रेशन मेरे को चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू। फिर चार्ज, जैसे कि मैंने बताया कोलॉइड पार्टिकल्स कैरी चार्ज, तो पॉजिटिव कोलॉइड्स भी होते हैं, नेगेटिव कोलॉइड्स भी होते हैं। तो जो आपके हाइड्रोक्साइड वाले कोलॉइड्स होते हैं दे आर पॉजिटिव कोलॉइड्स, और जो आपके AS2S3, AgI या गोल्ड सॉल है, दीज आर नेगेटिव कोलॉइड्स। ये भी पूछा गया जेईई में कि दिस इज अ पॉजिटिव कोलॉइड और नेगेटिव कोलॉइड, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, बेसिकली क्योंकि कोलॉइड पार्टिकल्स चार्ज होते हैं तो जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो दे मूव, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ। सो इसी को अपन लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। फिर आता है आपके इमल्शंस। इमल्शन क्या होते हैं, जिसमें लिक्विड ही आपका एब्जॉर्बेंट होता है, जिसमें लिक्विड ही आपका एब्जॉर्बेंट होता है, दीज आर कॉल्ड इमल्शंस। इसमें बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप के। ऑयल इन वाटर के एग्जांपल से मिल्क और वैनिशिंग क्रीम, वाटर इन ऑयल के एग्जांपल से बटर और क्रीम। इमल्सिफायर क्या होते हैं, इमल्सिफायर्स इन इमल्शंस को स्टेबलाइज करते हैं, तो इनके लिए ये इमल्सिफायर्स यूज़ करते हैं अपन लोग। और वाटर इन ऑयल के लिए मेटल सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर एक ये जो आपका सोप होती है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड्स C17H35CONA। इसमें बेसिकली जो आपका चेन पार्ट होता है ना C17H35 वाला, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और यही आपकी डल्ट को चारों तरफ से घेरता है।
तो ये भी पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ सोप इज़ यूज टू रिमूव डर्ट, सो दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो कि आपकी C17 या 35 की चेन होती है। और CO- आपका हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जो कि आपके वाटर से कॉन्टैक्ट करता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट सराउंड्स डर्ट पार्टिकल्स एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट फेसेस वाटर। फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोलॉइड की प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है, और इसमें बेसिकली अपन लोग एक कोलॉइडन को यूज़ करते हैं। कोलॉइडन बेसिकली 4% सॉल्यूशन होता है सेलुलोस नाइट्रेट का इन अ मिक्सचर ऑफ ईथर एंड अल्कोहल। इसको हम लोग यूज़ करके बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह यूज़ करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, जिससे कि मैं कोलॉइड को प्यूरीफाई कर सकूँ। तो कोलॉइडन सॉल्यूशन का जो आपका प्रिपरेशन है, ये भी जेएमएस में आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखना कि 4% सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोस नाइट्रेट इज डिजॉल्व्ड इन मिक्सचर ऑफ ईथर एंड अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका पूरा सरफेस केमिस्ट्री का रिवीजन था। ये कंप्लीट रिवीजन है। ये अगर आप पूरा देख के चले जाओगे तो आपके जेईमेंस में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पक्का बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं आपके जेईमेंस 2026 जनवरी एकदम से पहले तक सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स लाते रहूँगा, जो कि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। इसके साथ ही मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पे मैंने जेईमेंस 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जो कि आपके पेपर में आने के वेरी हाई चांसेस है। तो उसको भी ज़रूर से देख लेना। उसकी लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इसी काइंड ऑफ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।